देखिए जी, ये हमने यहाँ पे कुछ यादें जो हैं वो हमेशा के लिए रख दी हैं। बहुत बच्चे आते हैं, देखते हैं इनको और प्रेरित होते हैं। और ये आर्टिस्ट ने अपने अपने तरीके से बनाया है। हाय, हमने जो है ये विजयंत का कमरा और यहाँ पे हमने उनके लगाए हुए हैं कुछ, उन्होंने जीते हैं मेडल्स। ये रनर अप कैडेट, बेस्ट कैडेट इन IMA फर्स्ट टर्म, और ये है वाटर पोलो में गोल्ड मेडल। ये सिल्वर मेडल है, ये गोल्ड मेडल। ये उनके कोर्स ने ना हमको बुला के इस बार ये गिफ्ट दिया है, जो हमें बहुत बहुत करीब है। ये गिफ्ट हमारे दिल के 25वें साल में उनके। ये है जी उनका कमरा, और ये उन्हीं की हाथ से बनाई हुई कई चीजें लगी हुई हैं। और वहाँ की मिट्टी जो है, हर बार हम जाते हैं तो वहाँ से उस जगह की ये मिट्टी है इसमें दी जाती है। ये वहाँ की नौल दराज की जो है वो मिट्टी उनकी हम यहाँ पे रख के उसकी पूजा पाजा करते हैं। ये हमारी 4 पुश्तें हैं जी। विजयंत, मैं, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी। तो ये चारों पुश्तें हैं जिनसे विजयंत को प्रेरणा मिली। ये है चिट्ठी। जब उनकी सिलेक्शन हो गई थी तो ये चिट्ठी हमने प्राप्त की कि आप सेलेक्ट हो गए हैं और आप कृपया IMA में पधारिए और वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। Dearest Papa, Mama, Birdie and Granny, by the time you get this letter, I will be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. My assault party has 12 chaps. Best of luck to all of you. Live life king size. Yours, Robin. कई बार मैं सोचता हूँ कि जब उन्होंने ये लिखा होगा Yours, Robin, तो उनको कितनी दुख हुआ होगा, कितना मुश्किल हुई होगी ये लिखने में। कहा जाता है कि कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती, और वो कहानी अगर शहीद कैप्टन विजयंत थापर की हो तो उसे कई बार सुनने की इच्छा होती है। देखते देखते 25 साल हो गए करगिल को, और अगर कैप्टन विजयंत थापर के बारे में बात करनी हो तो उनके माता पिता से ज़्यादा ख़ास कौन हो सकता है। आज हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं उनकी माता जी तृप्ता थापर जी, उनके पिताजी सेना से रिटायर्ड कर्नल वीएन थापर। मैम, सर बहुत बहुत स्वागत है।
मैम मैं आपके साथ में शुरू करना चाहूँगी। हम बात करेंगे विजयंत के बारे में, क्योंकि मैंने कहा कि ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, हर बार आपसे बात करते हैं तो कुछ नया लगता है। आपने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि एक बार आपको विजयंत फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अभी अभी मैं 32 गोलियों से बचकर निकला हूँ। क्या थी वो स्टोरी? उस समय ये बात है फरवरी मार्च के 1999 की, जब उनकी पलटन 2 राजपूताना राइफल्स कुपवाड़ा में थी। तो वो, जैसे हम सबको पता है कि वो एरिया ऐसे हैं जहाँ पे टेररिस्ट का, कह भी सकते कि टेररिस्ट के डेन है ये बिल्कुल। तो वो उस एनकाउंटर के लिए जो है अपने सोल्जर्स के साथ गए थे, जो उन्होंने वहाँ पर फेस किया, टेररिस्ट को भी मारा भी, भगाया भी। लेकिन उस दिन उसके ऊपर काफ़ी गोलियां चली थी। तो उसने आकर मुझे फ़ोन किया और बताया कि मामा आज मैं 32 गोलियों से बचकर आया हूँ। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा ना तुम केयरफुल रहा करो, ऐसे नहीं। तो कहता नहीं नहीं मामा, अभी वो गोली बनी नहीं है जो कभी लगेगी, वो गोली अभी नहीं बनी है। तो लेकिन ऐसे है कि वो गोली मैं सोचती हूँ बन चुकी थी। बाकी हुआ क्या उस दिन वो कर्नल थापर को पता है। सर क्या हुआ था? मैम ने आपको ये स्टोरी बताई, इंसिडेंट बताया कि अभी विजयंत की कॉल आई हाँ थी, तो फिर आपका रिप्लाई क्या था? तो मेरा तो पक्का जो सोल्जर का रिप्लाई होगा वही था। और मैंने ये उनको बताया, विजयंत को ही बताया था कि आप जब इस तरह के इंटेंस एनकाउंटर के अंदर होते हो जी। तो आपकी पूरी जो सोचना की शक्ति है पूरी फोकस्ड होनी चाहिए। वो व्यर्थ की बातों के ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती वहाँ पे बड़ी महंगी पड़ सकती है। इसलिए आपका पूरा ध्यान और तवज्जो जो कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर होनी चाहिए, ना कि आप उस कार्रवाई से हट के किसी और चीज़ के बारे में सोचना शुरू करें, जैसे कि आप ये गिनती करने लगे हुए कितनी गोलियां चली। ये तो एक फादर वहाँ पर एक फादर होने के नाते नहीं बात कर रहा था, एक सैनिक होने के नाते बता रहा था कि आपको वहाँ पर क्या करना है। जी, एक सैनिक और एक इंस्ट्रक्टर होने के नाते, क्योंकि मैंने बहुत वायर्स को पढ़ाया है, सिखाया है, और हमें पता है कि वो एक क्षण होता है बस, अगर आपने गलती कर दी तो उसका भुगतान बहुत हेवी होता है। कर्नल थापर, आज भी जब उस बात को आप याद करते हैं जब विजयंत ने कहा कि अभी वो गोली नहीं बनी, लेकिन जब करगिल की बात आती है तो मन में वो टीस है कि जैसे कि मैम ने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ होनी थी जो तय थी पहले से। बिल्कुल, मैं भी यही समझता हूँ कि जिस तरह से आपकी लाइफ तय की गई है उसी तरह से होगा, कोई उससे अलग नहीं हो सकता। बाकी जहाँ तक गोली बनने का सवाल है वो तो कहने की बातें हैं, गोलियाँ बनती हैं, लगती हैं, दुश्मन चलाता है, हम चलाते हैं। मतलब ये है कि दुख जो है जी। कि हमारा बेटा में गया, इस एक्शन में गया, तो कई बार हम उसको रिकंसाइल करने के लिए समझ गए हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा बेटा नहीं जाएगा तो किसी और का बेटा जाएगा। कर्नल थापर, आप बहुत अच्छे से इस बात को डिस्क्राइब करते हैं कि एक बेटा जो 1000 किलोमीटर दूर अपनी माँ से, अपने फादर से दूर बॉर्डर पर बैठा हुआ है और उसे नहीं पता है कि उसे कब कौन से मिशन के लिए भेज दिया जाएगा, जैसे कि कैप्टन विजयंत थापर के साथ में हुआ। किस तरीके की सोच होती है, कैसी साहस एक माता पिता कैसे लेकर के आते हैं अपने आप में? देखिए, पहली बात है कि माता पिता को उनका बेटा क्या कर रहा है आमतौर पर पता ही नहीं होता, क्योंकि वो कहीं पे है, कम्युनिकेशन है नहीं, मोबाइल उस समय पर नहीं थे। तो जहाँ तक हमारा सवाल है, हमें तो ये पता ही नहीं लगा कि वो कारगिल की लड़ाई में पहुँच गए हैं। और पहला फेज़ उनका जो था वो टोलोलिंग की लड़ाई, ऐतिहासिक जो लड़ाई है टोलोलिंग की, वो ख़त्म हो चुकी है और भारतीय सेना ने पहली विजय ले ली है, प्राप्त कर ली है। ये हमें पता ही नहीं था। लड़ाई के बाद में वी सैट एक टेलीफोन था वहाँ पे, उससे उन्होंने इनकी अपनी माताजी से बात की और बताया कि उन्होंने
उनकी विजय हुई है और क्या क्या नुकसान हुआ है। मेजर गुप्ता, विवेक गुप्ता, वो शहीद हो गए हैं और कई और शहीद हो गए हैं। और आप कुछ और इनको बताया कि अखबार संभाल के रखना, जब मैं वापस आऊँगा मैं पढ़ूँगा ये अखबार। तो ये बात है कि पता नहीं होता, और उसमें जब पता लगता है तो बहुत देर भी हो जाती है कई बार। जब पता लगता है, जैसे कि जब दूसरी हमले के लिए जाना था उन्होंने, तो हमने यहाँ से उनको एक डब्बा मिठाई का भेजा, मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी और दोनों चीज़ें वापस आ गई, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, वो शहीद हो चुके थे जब तक ये सामान वहाँ पहुँचा। तो ये है कि हमें पता ही नहीं लगता बातों का, क्या वहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो जब पता लगता है, सारी कहानी दर्द की, जो दर्द होती है, जो पीड़ा होती है, वो उसके बाद में शुरू होती है। तब तक तो हमें किसी को पता ही नहीं था कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तृप्ता जी, कैसे एक सैनिक को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि आपने तो घर में 4th जनरेशन के विजन थे, और कैसे परिभाषित करती हैं आप? सैनिक का ऐसे है कि कोई भी बच्चा, कोई जीनियस पैदा नहीं होता, कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं होता, कोई इंजीनियर पैदा नहीं होता, और एक कोई सच्चा देशभक्त नहीं पैदा होता। उसको किस तरह से उसके पेरेंट्स उसको कैसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, क्या उसको संस्कार देते हैं, क्या उसके अंदर वैल्यूज देते हैं, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो हमारे घर में जैसे 4th जनरेशन था विजन थापर, तो हमारे जो घर का जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल देशभक्ति से ओतप्रोत था। देशभक्ति की जो थी उसके अंदर कूट कूट भर दी गई थी, कूट कूट कर भर दी गई थी। क्योंकि एक फौजी एनवायरनमेंट में हमेशा आप अगर कोई बिजनेस फैमिली है, कोई पैसे वाले हैं, तो उनका हमेशा ये रहता है कि बेटा तू बड़े होके ना पैसा कमाना है, चाहे जैसे मर्जी कमाओ। लेकिन हमारे घर में वो नहीं था। हमारे घर में ये था कि आपने एक फौजी बनना है, और आपने जो है देश की सेवा करनी है, और एक फौजी घर में देश की सेवा एक फौजी बनकर ही कर सकता है। इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हो सकता। दैट्स व्हाट आई फील। तो इसीलिए रॉबिन के अंदर रॉबिन उसका प्यार का नाम था। तो रॉबिन के अंदर जो है ये चीज़ इतनी ज़्यादा बैठ गई थी, बिकॉज हर बार जब कोई बात होती थी तो उसके मुंह से हमेशा निकलता था इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। तो मैंने कहा रॉबिन क्या तो इंडिया फर्स्ट करता रहता? कहता नो, आई विल प्रूव इट। एंड फाइनली विजन ने उसको प्रूव करके दिखा दिया। एक सोल्जर के लिए सबसे अच्छी मौत क्या हो सकती है कि जब वो बैटलफील्ड में वो खड़ा है, हाथ में उसके पिस्टल है, सामने दुश्मन खड़ा है, और जो उसको टास्क दिया गया था वो उसने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे से एक बुलेट आता है जो उसके बिल्कुल उसके हेड में लगता है, और वो अपने जो है कॉमरेड, जो उसका साथी है, उसकी बाहों में गिरता है। तो इससे बढ़िया तो कुछ मौत हो ही नहीं सकती। एंड माई सन कैप्टन विजयन थापर हैज़ गॉन दिस वे। आई एम वेरी वेरी प्राउड। कर्नल थापर सबसे ज्यादा कॉल किसको करते थे विजयंत? अगर नहीं, मैं शेयर करना होता था, नहीं, मैं बताना वो होता उसमें था? कोई शक नहीं है, वो उन्हीं को कॉल करते थे, अपने ग्रीवियंसेस सब उन्हीं को सुनाते थे, अपनी खुशियाँ भी पहले उन्हीं को बताते थे। तो माँ और बेटे में जो संबंध था वो बहुत ज़बरदस्त था। मेरे साथ थोड़ा ऑफिशियल था, क्योंकि दोनों अफसर थे हम, तो दोनों थोड़ा सा फॉर्मल था। तृप्ता जी, उन्होंने जब तोलोलिंग फतह किया था, जो पहली जीत थी भारतीय सेना की टू राजरिफ की, कॉल आई उनकी कि मैं अब अगली जो कॉल है आपको 20 दिन बात करूंगा, पर वो 20 दिन फिर कभी नहीं आया। बिल्कुल। क्या हुआ था? एक्चुअली जब तोलोलिंग 12-13 जून 99 को उन्होंने तोलोलिंग कैप्चर किया, तो 14 तारीख को उसकी कॉल आई मुझे कि मामा आपको पता चला टू राजरिफ ने तोलोलिंग जीत लिया।
तो मैंने कहा हाँ, मुझे पता भी लग गया और मैंने तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर में भी पढ़ लिया। कहते अच्छा अभी ना मैं आपको 20 डेज़ के बाद 15-20 डेज़ के बाद कॉल करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। कहते मुझे ना एक और टास्क मिला है। तो टास्क का मतलब थोड़ा सा कुछ समझ भी आया, कुछ नहीं, कि मतलब दूसरा क्या है, बट इट वाज सेकंड अटैक। तो सेकंड अटैक जो उसने जब हो गया तो मैं यही कहूँगी कि 20 दिन के बाद उसकी कॉल तो नहीं आई, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल जरूर आ गई और उन्होंने कहा कि हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आर यू प्रिपेयर्ड सम, मेरे बेटे को कॉल आई, छोटे बेटे को, कि आर यू प्रिपेयर्ड फॉर सम न्यूज़। तो उसने कहा यस। तो हम आर्मी हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं, तो हम आपको बताना मांगते हैं कि आपके जो ब्रदर हैं वो कारगिल वॉर में शहीद हो गए। सो मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन उसने ये सेकंड अटैक में जाने से पहले उसने एक लेटर लिखा था, जो उसका बड़ा फेमस लेटर है, लास्ट लेटर। उसमें जो है उसने अपने दोस्त को कहा, उसका फ्रेंड था कैप्टन तोमर। तो उसने तोमर को कहा कि तोमर सुनो, मैं एक ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। अब क्योंकि वहाँ से ना आप जो कारगिल जा चुके हैं उनको पता है कि वो क्या हाइट है, दुश्मन कहाँ बैठा था, और दुश्मन पूरी तैयारी के साथ ऊपर बैठा हुआ था कि दुश्मन को ऊपर से सब कुछ दिख रहा था। और उस दिन पूर्णिमा की रात थी, तो ये उसको देख सकता था, और डेथ वाज क्वाइट एविडेंट। वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल था, इट वाज वेरी वेरी टफ। तो उसने तोमर को कहा कि मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ और ये लेटर तुम जो है ना, अगर तो वापस आ गए तो फाड़ देंगे, और अगर वापस नहीं आया तो तुमने ये चिट्ठी जो है वो नोएडा में जाके तुमने मेरी फैमिली को देनी है। सो आखिर में वो चिट्ठी हमको कैप्टन तोमर ने नोएडा में ला कर दी थी। लेकिन इम्पॉर्टेंट वो है कि एक 22 साल का सोल्जर ऑफिसर जिसने ये लेटर लिखा, और आप सोचिए कि उसके अंदर जो है उस टाइम क्या चल रहा होगा। लेकिन बिल्कुल नहीं, उसने सिर्फ उसमें ये लिखा था कि बाय द टाइम, जब तक आपको मेरी चिट्ठी मिलेगी तब तक मैं आपको आसमान से अप्सराओं के साथ बैठकर इंजॉय कर रहा हूँ। दूसरा चीज़ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो उसने ये लिखा था कि बाय द टाइम आई हैव नो रिग्रेट्स, I have no regrets. Even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. एक 22 साल का ऑफिसर ये लिख रहा है कि मुझे ये ज़िंदगी तो मेरी गई, तो इस ज़िंदगी का तो मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन आगे भी अगर मैं दूसरा जन्म भी लूँगा तो मैं फिर अपनी फौज ज्वाइन करूँगा और अपने देश के लिए ही लड़ूंगा। तो आप देखिए कि किस तरह से उसके अंदर ये फीलिंग्स थी, जो हमेशा बोलता था इंडिया फर्स्ट इंडिया फर्स्ट, और मैं कहती हूँ कि हाँ उसने प्रूव करके दिखा दिया। एंड देन ही टोल्ड हिज फादर, उसमें लिखा कि पापा यू मस्ट नो, यू मस्ट कम एंड सी वेयर द इंडियन आर्मी फॉट फॉर योर टुमारो। सो कर्नल थापर पिछले 25 साल से हर साल जाते हैं। पहले 15 साल वो जाते रहे जहाँ पे हमारा बेटा दुश्मनों के साथ लड़ता हुआ शहीद हो गया था, और आफ्टर 15 ईयर्स फिर उनकी थोड़ा सा फिजिकल की वजह से ही गोज टू कारगिल, ही गोज टू द मेमोरियल, और जहाँ से विजय थापर का मंदिर दिखता है जहाँ पे वो गिरा था, वहाँ पलटनों ने वो मंदिर ऊपर बनाया था, वो दूर से उस मंदिर को देखते हैं और वापस आ जाते हैं। एक जो माँ होती है उनके लिए इतना आसान हो पाता है क्या कि अपने बेटे के जो आखिरी वक्त की बातों को इतनी साहस के साथ में दुनिया को बता पाना, जो हम अभी सुन रहे हैं। मैं बस आपसे इनके इमोशंस समझना चाहती हूँ। अब देखिए, ये जो है अपने बच्चे की कोई भी बात, ना सिर्फ आखिरी बात, भुलाना संभव है, क्योंकि वो जो बच्चा आपकी गोद में बड़ा हुआ है, खेला है, और उसने उसको अपने फीड करके 22 साल का नौजवान बनाया है, उसकी तो कोई भी बात नहीं भूली जा सकती। और ख़ासकर जो अंतिम उनका समय है, अंतिम जो है, वो तो एक घाव है, ज़बरदस्त घाव है, वो कभी भी नहीं भरा जा सकता, वो घाव रहता है। लेकिन हमें उसके साथ, वो घाव हमारा प्राइवेट पेन है,
पब्लिक पेन नहीं है, जी। इसलिए हम उसको अपने अंदर समा के रखते हैं। कभी भी उसकी एग्जीबिशन नहीं करना चाहते बाहर कि हमारे दिल में भी दर्द है। दर्द तो एक पिता होने की जगह और एक माता होने की वजह से हर एक की है, लेकिन उसकी जो है एक तरह से बाहर एक्सप्रेस नहीं करते हम, क्योंकि बहुत छोटी छोटी उम्र के, हमारे से बहुत छोटी छोटी उम्र के लोग शहीद हुए हैं और हमको एक किस्म से उदाहरण बनना उनके लिए। इसलिए हम जो दर्द है वो समा के रखते हैं अपने अंदर प्राइवेट, और जो उनकी अच्छी बातें हैं वो हम समाज में पास ऑन करते हैं, ताकि दूसरे लोग उनके उदाहरण लेके और भी ठीक और अच्छे ये बने। हिम्मत भारतीय सेना ही दे सकती है कर्नल थापर। जी हाँ, जो जिस तरीके से आप अभी जी इस हाँ। वक्त हमें विजन के बारे में बता रहे हैं, जी हाँ। उनकी आखिरी चिट्ठी को कितनी बार पढ़ते हैं आप सर? मैं ऑलमोस्ट रोज़ाना ही पढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अब जैसे आप आए हैं, अभी आपके लिए मैंने उधर तैयार करके रखी हुई थी दिखाने के लिए, अब उसको फिर पढ़ूंगा, फिर अंदर रखूंगा, फिर कोई और आ जाएंगे, उनके प्रशंसक हैं बहुत, नौजवान जी। लड़के और लड़कियां आती रहती हैं, उनको बार बार दिखानी पड़ती है, सर वो चिट्ठी दिखाइए, तो उनको चिट्ठी दिखानी पड़ती है, क्योंकि उनसे उनको प्रेरणा मिलती है, ज़बरदस्त प्रेरणा मिलती है। जो आदमी मरते समय पर भी कुछ देना चाहता है, उन्होंने लिखा कि कोई भी मेरी बॉडी का हिस्सा जो काम में आ सके उसको ले लीजिए। मरते समय जो इस तरह की सोच रखता है देने का, यही नहीं, उन्होंने उसमें ही लिखा है कि रुखसाना को फाइनेंशियल मदद करते रहना। मतलब मरते समय भी आदमी दूसरे के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में कुछ नहीं बात की उन्होंने। अपने बारे में उन्होंने कह दिया कि मैंने अपना ड्यूटी ठीक तरह की है और मैं अपना अभी हमले के लिए जा रहा हूँ। सोल्जर था, लेकिन उसकी जो क्वालिटीज थी, जो उसका कैरेक्टर था, जैसे ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड बहुत, और जैसे कर्नल थापा ने कहा कि देने का उसमें हमेशा था कि बस मैं कुछ किसी को दे दूं, कुछ दे दूं। बहुत ऑनेस्ट था, ऑनेस्ट टू द नेक्स्ट लेवल, और इतनी लॉयल्टी उसमें थी और डिसिप्लिन। लोग कहते हैं जैसे कि हाँ फौजी बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, इट इज़ नॉट के स्ट्रिक्ट होते हैं, वो आपका डिसिप्लिन है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, आपको पता रहता है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे नेक्स्ट क्या करना है। एंड अबव ऑल ही वॉज ए ट्रू पैट्रियट, एक सच्चा देशभक्त। तृप्ता जी, क्या उम्र होती है आज उनकी, अगर आज होते वो? उनकी उम्र हो जाती 47। लेकिन अगर आप उनको बैठकर याद करती हैं तो क्या उसी दौर में जाती हैं जब आपने उनको पहली बार अपनी गोद में उठाया था? वो चेहरा आपकी आंखों के सामने आता है? बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही लगता है वो। और जब वो मुझे लास्ट मिला था 22 साल का, तो तब भी मुझे, अभी भी मेरे को तो 48 में वो कैसा दिखता है, 47 में मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे तो वो हमेशा 22 साल का ही लगता है। वो 22 साल का ही रहेंगे हमेशा, हमेशा, क्योंकि शहीद जो हैं या जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है देश के लिए, वो तो मरते नहीं हैं, वो वहीं पे रहते हैं। हम भी सोचते हैं कि हमारा बेटा वहीं पे है, ये नहीं सोचते कि वो नहीं है, वहीं पर है। कर्नल थापर, उनको गाने का भी बहुत शौक था। जी कुछ रिकॉर्डिंग्स हम उनके सुन रहे थे, और जी ये, और देखिए कि संयोग भी क्या है कि गाने की लाइन भी थी कि चलते चलते मेरे ये गीत मेरे याद ये रखना। गीत याद रखना। हाँ, कभी अलविदा मत कहना। और और इत्तेफाक की बात यह है कि जब उनका सामान आया था, हर फौजी अफसर को एक बड़ा ट्रंक मिलता है, ट्रंक होता है एक उनके पास, उसमें आया था सारा सामान, उनके जवान लेके आए थे। उनमें एक बक्सा था इतना बड़ा, और वो बक्से में कम से कम 50 तो होंगे कैसेट्स। अरे बहुत शौकीन थे गाने गुने के। तो ऐसे ही हमने रैंडम एक कैसेट उठा लिया और हमने उसको चलाया। उसके अंदर उनकी ये दोनों गाने रिकॉर्डेड थे। शायद वो भेजना चाहते थे अपने किसी फ्रेंड को, लेकिन भेजा नहीं। और वो हमने फिर जब इस घर में वो बजा तो
ठीक इधर बजाया हमने, और ये पूरी जो हमारे चारों कमरे थे वो उनकी प्रेजेंस के साथ भर गए। इतना अच्छा लगा जैसे वो सचमुच यहीं पे है वो गाने। फिर हमने रिकॉर्ड किए, और उसके बाद में हो सकता था कि अगर वो हम उसके बाद में हमने सारे 50 के 50 चलाए और कोई नहीं था, बस वो एक था जो पहले हमने उठा लिया। कभी अकेले में ऐसे गुनगुनाते हैं वो आप? मैं सुनता हूँ, बहुत सुनता हूँ मैम आप? बहुत। और मैं आपको ये भी बता दूं जी। कि मेरी ऑफिस में म्यूजिक है लगा हुआ, म्यूजिक सिस्टम, सारे जो काम करते हैं उनके लिए भी। जी। तो उनमें पहले दोनों गाने यही हैं। अच्छा। हाँ, और संदेश ये आते हैं जो उनका फेवरेट गाना था। तो ये 3-4 गाने हैं, उनके साथ हम अपना दिन का म्यूजिक स्टार्ट करते हैं, फिर पूरा दिन चलते रहते हैं गाने उसमें। कि आपकी जो एक बात है वो बहुत गूढ़ है, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है कि आप ऐसा क्यों कहती हैं कि जो तिरंगा है वो इसलिए नहीं लहराता कि हवाएं चल रही हैं। क्योंकि सबको यही लगता है कि तिरंगा जो है वो तो जैसे हमारे घर के बाहर भी लगा हुआ है, तो ये हवा ही इसको लहराती है, हवा की वजह से ये तिरंगा लहराता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस तिरंगे को मैं जो सोचती हूँ, और मैं नहीं, हजारों माएँ सोचती हैं, हजारों लोग जो अपने देश को प्यार करते हैं, और वो सैनिक जिसने इस तिरंगे के लिए ये तिरंगा उसके आखिरी सांस से लहराता है, क्योंकि उस जवान ने इसी तिरंगे के लिए, यही तिरंगा हमारे देश की शान है, और इसकी शान को बरकरार रखने के लिए हमारे सैनिक अपनी जान दे देते हैं। शहादत जो है वो उसका सामना करते हैं, और हाँ। आखिर में उसी तिरंगे में लिपट कर आते हैं। तो इसलिए वो यही कहते हैं कि कभी भी इस तिरंगे को हम झुकने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, ऐसी हिम्मत चाहिए सर, ऐसे माता पिता हमारे बीच में हैं और आपसे हमें बात करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और अंत में कर्नल थापड़ जी की बातों से ही इस कार्यक्रम को अंत देना चाहती हूँ। कर्नल थापड़ ने कहा था कि जब बॉर्डर पर खड़े किसी जवान, किसी ऑफिसर के दिल को गोली छलनी करके निकलती है, तो 1000 किलोमीटर दूर वो गोली जाकर सीधे उसके बाह को लगती है। अपने आप में सोचिएगा कि ये कितनी बड़ी बात है। आगे भी आप सब देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार। वो इतने एनर्जेटिक थे कि टिक के उनको बैठना बड़ा मुश्किल था, हमेशा किसी चीज़ में वो लगे रहते थे। जैसे कि एक रॉबिन चिड़िया है, वो टिक के नहीं बैठती, डाल से फुदकती रहती है, तो इसलिए उनकी एनर्जी देखते। दूसरा, वो गाना बहुत अच्छा गाती है, रॉबिन बर्ड बहुत अच्छा गाना गाती है, इसलिए हमने उनका नाम रॉबिन रखा था। तो प्यार से उनका पेट नेम रॉबिन हो गया, और उनका ऑफिशियल नेम तो विजयंती था। My name is Vijayan Thapa. I read in this sea and sing very cricketly. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।